हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। ऑप्टिक्स के नए लेक्चर के साथ आ गया तुम्हारा भाई अनुराग। और आज ये पहला लेक्चर ऑप्टिक्स हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने डिसाइड किया, जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाई थी कि स्ट्रेटजी फॉर 4 मंथ्स ऑफ फिजिक्स, तो मैं क्या करूँगा, पहली बुक से भी स्टार्ट करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी, और एक वीडियो इधर से आ करेगी और एक वीडियो सेकंड बुक से आ करेगी, ताकि हमारा कोर्स खत्म हो जाए। यानी कि अनुराग के क्लासेस का पहला यूट्यूब चैनल होगा जो आपको दोनों बुक एक साथ पढ़ाएगा। एक वीडियो आया करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि फर्स्ट बुक से, और अगली वीडियो आया करेगी सेकंड बुक से। तो आज शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स की ये है पहली वीडियो। इसमें पढ़ाऊंगा बेसिक ऑप्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्टिक्स में जो है, ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स जो है दोस्तों दो तरह की होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। एक होती है रे ऑप्टिक्स, और इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और दूसरी होती है वे ऑप्टिक्स, और इसका दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बार ये पूछा गया है कि जो हमारी ऑप्टिक्स होती है उसमें बच्चों को ये तो पता होता है कि रे ऑप्टिक्स होती है और वे ऑप्टिक्स होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और भाई फिजिकल ऑप्टिक्स का क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों है कि इनको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, इसको फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्टिक्स के यहाँ पर दो पार्ट हमने लिए हैं, तो ये एक एक करके मैं समझाता हूँ। अच्छा लेक्चर होने वाला है। ये वाला ऑप्टिक्स से रे, और ये वाला ऑप्टिक्स से वेव। तो अगर बात करें रे तो इस तरह बनाऊंगा मैं, और अगर बात करें वेव की तो इस तरह बनाऊंगा। अब आप कमेंट करके बताना मैंने इनका सिंबल इस तरह क्यों लिया, रे का ऐसे क्यों लिया, वेव का ऐसे क्यों लिया है। ये आप समझदार हो, बता दोगे कि मैंने इस तरह के सिंबल यूज़ क्यों किए हैं। याद रखना, ऑप्टिक्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है फिजिक्स में। पहले तो 21 नंबर की होती थी, अब थोड़ी कम हो गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑप्टिक्स का वेटेज वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा कि वेटेज कितना है। ऑप्टिक्स के दो पार्ट आपको बता दिए मैंने, वेव और रे। ज़्यादातर बच्चों को वेव ऑप्टिक्स मुश्किल लगती है, ये मैं बता दूं, और जो रे ऑप्टिक्स होती है वो आसान लगती है थोड़ी सी। उसका रीज़न शायद ये भी है कि जो क्लास 10th के जब आप पढ़ते हो ऑप्टिक्स, तो वहाँ पर आपको केवल रे ऑप्टिक्स पढ़ाई जाती है, वे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाई जाती है। फिलहाल जो आज का लेक्चर है वो रे ऑप्टिक्स के ऊपर है, क्योंकि वे ऑप्टिक्स अभी आएगा आगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लास 10th। फिर आप बोलोगे, अगर आप कोई पूछता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं लाइट को, उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब क्या है, क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखो, अगर बच्चों थोड़े से सीरियस हो पढ़ने में तो बता रहा हूँ, जो नहीं है वो छोड़ देना इस टॉपिक को। देखो भाई, इस दुनिया के अंदर ना दो तरह की एनर्जी चल रही है सिर्फ। ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है और ये मैंने वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। तो बच्चों तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर दो तरह की एनर्जी काम कर रही है। एक ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो मैंने ब्लू से दिखाई है, और दूसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी। और ये पूरी दुनिया इन दो एनर्जी के चक्कर में यहाँ पर टिकी पड़ी है। ये देखो, ये जो आप वेक्टर देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और ये वेक्टर आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक वेक्टर है। इसको आप समझिए, डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि इस तरह समझिए कि जैसे ये दो रिमोट आप देख लीजिए, ये रिमोट आपस में, इसको इलेक्ट्रिक वेक्टर मान लीजिए और इसको वेक्टर मैग्नेटिक मान लीजिए। तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं हमेशा। और लाइट की डायरेक्शन जो होती है वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में आती है। और इनकी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। अगर आप इनकी इक्वेशन लिखना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है, Ex = E0। दिख रहा है साफ साफ? ये दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। Ex = E0 sin ωt - kz। जिनको पता हो वो कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर k क्या है। दिख रहा है ना, k z ओमेगा, इनके वैल्यू में बता देता हूँ। और बच्चों By = B0
साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ पूरी ऑप्टिक्स। जब आप 10th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था लाइट एक फॉर्म होती है एनर्जी की विच इनेबल्स अस टू सी, मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में सहायता करती है। लेकिन दोस्तों नाउ इन क्लास 12th व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट ऑप्टिक्स यू कांट से लाइट merely that light is a form of energy which enables us to see. Now you have to say that light is a form of energy which enables us to see. ये बात अधूरी हो जाती है क्योंकि लाइट एक्चुअल में लाइट की डेफिनेशन ही गलत है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। उसका रीजन ये है दोस्तों कि भाई देखो, अगर आप ये बात बोलोगे कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की जो हमें देखने में काम आती है, तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो जाएगी। बिकॉज ऑफ देखो बात सीधी सी ये है कि लाइट के अंदर ना बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए आप। लाइट का एक बीच का हिस्सा होता है विजिबल जो हमें दिखता है, इधर होता है इंफ्रा और इधर होता है अल्ट्रा। अब आप सोचिए कि इंफ्रा और अल्ट्रा ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, न्यूड आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए स्पेशल चश्मे या माइक्रोस्कोप्स होती हैं, जैसे इंफ्रारेड कैमरे होते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन भी इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट भी करता है और पकड़ भी लेता है। इवन आपने देखा होगा जब किसी रूम में कोई कैमरा छुपा के रखता है, हिडन कैमरेज होते हैं, तो आजकल मोबाइल फ़ोन में ऐसी ऐप आती हैं, आप प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड कर लेना हिडन कैमरा ऐप। तो जब आप किसी होटल वगैरह में जाते हो तो इफ़ यू वांट टू सेव योर प्राइवेसी तो वहाँ पर आपको हिडन कैमरा ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए। और वो ऐप जैसे आप ऑन करोगे तो बता देगी कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। हालांकि वो ऐप बहुत कामयाब नहीं है बिकॉज ऑफ वो इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ती हैं। और कैमरे के अलावा ऐसी बहुत सारी डिवाइस होती हैं। अगर आपके होटल के रूम में एक टीवी लगा हुआ है तो वो भी एमिट करेगा इंफ्रारेड को, तो वो कहेगा कि यहाँ कैमरा है, तो वो गलत हो जाएगा। कई बार ऐसे लड़ाई भी हो जाती है होटल में। तो याद रखिएगा लाइट की 3 फॉर्म होती है, इंफ्रा, विजिबल और अल्ट्रा। हमारी आंखें इंफ्रा को नहीं देख सकती, हमारी आंखें अल्ट्रा को नहीं देख सकती, हमारी आंखें केवल देख सकती हैं विजिबल लाइट को। और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ये वाली ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे हैं अगर रे की या वेव की, वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। आप बताइए, इससे पहली वेवलेंथ को भी हम नहीं देख सकते, इसके बाद की वेवलेंथ को भी नहीं देख सकते। तो ये डेफिनेशन जो क्लास 10th में आपको पढ़ाई जाती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, ये डेफिनेशन पूरी तरह से गलत हो जाती है क्योंकि हम केवल विजिबल लाइट को देख सकते हैं। हम लाइट के जो दूसरे पार्ट हैं इंफ्रा और अल्ट्रा, उनको हम देख ही नहीं सकते हैं। अरे पढ़ने वालों इन लेक्चर पर ध्यान लगा लो। ये नई टाइम के, नई उम्र के, नए दौर के लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरा वादा है, ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको जेई, नीट, बोर्ड कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हवा है कि जेई की तैयारी, नीट की तैयारी। सच बात तो ये है जेई और नीट के पेपर एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके बनाए जाते हैं। सो डोंट वरी, और आप आराम से कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है Ex By। इसमें मैं आपको बता दूं E नोट इज द मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B नोट इज द मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड K बता देता हूं, आप कमेंट करके बताना, इसको वेव नंबर कहते हैं। K को कहते हैं वेव नंबर। तो अगर आपको K के बारे में नॉलेज और लेनी हो तो आप कमेंट करके बता देना कि भैया वेव नंबर के बारे में कुछ और बता दो। तो अब हमारा ये क्लियर हो गया है कि ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स, एक पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स का एक दूसरा नाम फिजिकल ऑप्टिक्स भी है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप प्लीज़ अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और रे ऑप्टिक्स का एक दूसरा नाम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, इसको भी आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, तो बाद में फिर ये मत कहना भैया आपने बताया नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया। जब लाइट 2 मीडियम के बीच में आती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस तरह बिहेव करती है। इंटरफेस का मतलब होता है जोड़, जंक्शन, जहाँ पर 2 चीज़ों का मिलन होता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया है, समझाने की कोशिश करिए कि भाई अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द प्लेन इन विच लाइट इज कमिंग, यहाँ पर लाइट आती है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इनके बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा एक हाइपोथेटिकल प्लेन मैंने बनाया है, इसको आप इस तरह समझिए। मैं किस तरह बना, देखिए ये तो एक्चुअल में एक सरफेस है जहाँ पर लाइट आएगी, समझ रहे हो, और यहाँ पर लाइट आई, लाइट को दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये लाइट रे आई और ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, बीच में नॉर्मल बनाएंगे
और ये जो प्लेन आप देख रहे हो ये इमेजिनरी प्लेन बनाया जाता है इसके अंदर। इस प्लेन के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वो इंसिडेंट लाइट हो, रिफ्लेक्टिंग लाइट हो या नॉर्मल हो, ये एक प्लेन में लाई करते हैं जो कि यहाँ पर आ रहा है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि लाइट के रिफ्लेक्शन को पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। वैसे टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ सरफेस। इसमें भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहता हूँ। क्लास 10th में और 12th में क्या डिफरेंस आ जाता है। क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है कि जब लाइट एक मीडियम में आती है, एक सरफेस से, चिकनी सरफेस से टकराती है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स टू अ स्मूथ सरफेस इज बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। तो जरूरी नहीं कि लाइट स्मूथ सरफेस से ही टकराए, लाइट किसी रफ सरफेस से भी टकरा सकती है, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, तब भी हम उसको रिफ्लेक्शन ही कहेंगे। अगर लाइट स्मूथ सरफेस से टकराती है, स्मूथ, तो उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आप ध्यान दें, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट रफ सरफेस से टकराती है तो उसको कहेंगे हम क्या, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन पे तो काम करते हैं, लेकिन वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पे काम नहीं करते। मतलब रिफ्लेक्शन तो हमेशा होता है, चाहे सरफेस रफ हो या सरफेस चिकनी हो, कैसी भी हो, रिफ्लेक्शन हमेशा काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर सरफेस चिकनी हो तो वहाँ पर स्मूथ सरफेस पर ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते हैं। नॉर्मल सरफेस पे जो रफ सरफेस होती है उन पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं करते। अब आप पूछोगे सर व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ईजी है। ये इंसिडेंट रे है, ये ऊपर से आई, यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल, इसको आई कहते हैं। ये रे चली गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये जो एंगल आप देख रहे हो इसको आर कहते हैं। सो पहला लॉ ये होता है कि जो एंगल आई होता है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, इंसिडेंट रे, ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो के उसमें। नॉर्मल एक ऑर्डर से लिखते हैं, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सब एक सेम प्लेन में आते हैं। तो दो लो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला लो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होता है, और रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। और ये यहाँ पर मिरर है, तो बुक्स में जो डायग्राम होते हैं उसमें मिरर को इस तरह एक इनकी सरफेस पे दिखाते हैं, और जहाँ भी बना हो इसका मतलब होता है पॉलिश। क्या मतलब होता है इसका, पॉलिश। तो ये क्लियर हो गया हो आपको। पॉलिश का मतलब क्या होता है, जब किसी डायग्राम में अगर आप इस तरह के डैश डैश देखो तो इसका मतलब पॉलिश होता है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बहुत बेसिक है, आप पढ़ चुके हो इसको। इसमें आप ये वाले भी एरो बना सकते हो नॉर्मल के लिए। नॉर्मल को हम डैश डैश से दिखाते हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि अगर कोई लाइट रे ऐसे आएगी तो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ये मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मल होता है अगर उसके लॉन्ग कोई लाइट रे आती है तो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी जिस पाथ से वो आई थी। ये रूल यहाँ पर फॉलो करना होता है। सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर लिखे हैं। एक बात ये नोट कर लीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। क्या सेम रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या सेम रहता है, अगर लाइट बहुत सारे मीडियम में भी रिफ्लेक्ट कर ले, कई बार रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा, और उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है या एफ बी होता है या एन बी होता है, ये तीन चीज़ें सेम रहती हैं। ये नोट कर लीजिए, बहुत बार आ चुका है कि लाइट की क्या चीज़ सेम रहती है। कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, खासकर नीट में, इन्हीं वजह से नहीं हो पाता, उनको बेसिक नहीं पता होते, और फिर वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो दोष देने लगते हैं सिस्टम को कि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कम सीट्स हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होता। भाई पॉपुलेशन तो देश की है ही हमारे, और हर जगह ही अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, और जो बच्चे होते हैं हमारे पढ़ने वाले वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सीट्स कम होती हैं। तो आप ये शिकायत मत करिए कभी भी कि सीट्स कम है और हम ज़्यादा हैं। ये तो सोचिए आप, इतनी सारी फैसिलिटियाँ, आरक्षण है, सब कुछ है, तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाते। और ये कंपटीशन है। आपने डार्विन का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, नीट वाले बच्चे तो बायोलॉजी की पढ़ते ही हैं। तो डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब ये एक जंगल है, यहाँ पर हम वही टिक पाएगा जो फिट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि रिफ्लेक्शन के बाद भी लाइट की क्या चीज़ बदलती नहीं है,
तो याद रखिएगा वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, कम होती जाती है। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतना ही लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए मैंने होती जाती लिखा है। तो जो बच्चे हिंदी नहीं समझते हैं, कम समझते हैं, उनको बता दूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ये देखो इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, जबकि वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं कुछ चीजें, एक बात ये भी लिखी हुई है यहाँ पर, इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रीट्स द पाथ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर लाइट किसी भी सरफेस के नॉर्मल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पर चली जाएगी। नो इफेक्ट, कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके पाथ पर, ये वापस अपना पाथ रिट्रीट करेगी सेम जहाँ से वो आई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। बस याद रखिएगा वेलोसिटी, वेवलेंथ और भाई फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती लाइट की, चाहे कितने भी रिफ्लेक्शन हो जाए, मीडियम भी चेंज हो जाए। सच बताऊं फ्रीक्वेंसी तो, और इनमें से रिफ्रैक्शन के बाद वेलोसिटी बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लाइट की सी कौन सी प्रॉपर्टी जो कभी नहीं बदलती, तो आप क्या बताओगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। दो मीडिया के इंटरफेस पर लाइट का बिहेवियर क्या होगा? इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा। रिफ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये लाइट है, ये डेंसर मीडियम लिया है नीचे μ1 और ये रेयर मीडियम लिया है, तो क्लियर सी बात हो गई कि μ1 इज मोर देन μ2, μ1 इज मोर देन μ2। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो अगर वो डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये देखिए, तो इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये क्या था, r डैश मत लिखिए, r लिख लीजिए इसको, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और r क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में गई है तो समझ लीजिए जो एंगल I है वो ये ज़्यादा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इससे एंगल R से, क्योंकि वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और नेक्स्ट अगर हम देखें बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, तो अगर लाइट किसी डार्क सरफेस पे आती है, जैसे ब्लैक बॉडी है इस तरह की, ये ब्लैक बॉडी मैंने दिखाई है, तो जब लाइट किसी ब्लैक बॉडी पे टकराती है तो लाइट करीब करीब 99% तक क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। अब आपको रिफ्रैक्शन में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखिए ये दो इंटरफेस हैं, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम क्या है, सेकंड। ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं पढ़ाते, आराम से पढ़ लेते हैं। ये लाइट रे आई, ये मीडियम अगर ज़्यादा डेंसर है, और ये मीडियम N1 और ये N2, तो मैं ले रहा हूँ N1 इज मोर देन N2, मतलब पहला मीडियम दूसरे मीडियम से ज़्यादा क्या है, डेंसर। उस केस में क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर देखें तो ये मीडियम क्या है, छोटा है, ये मीडियम ज़्यादा है, तो ये दूर चली जाएगी इस तरह, ये देखो दूर चली जाएगी। क्यों? नॉर्मल से दूर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, तो I इज क्या है, लेस देन है किससे, एंगल R से। क्लियर? अब इसको उल्टा भी देख लेते हैं कि अगर लाइट रे, ये मीडियम N1 और ये मीडियम क्या है, N2, इस बार मैं उल्टा लिख रहा हूँ। इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ कि भाई अभी मैंने लिया था कि जो N1 और N2 हैं, तो इसमें मैंने क्या लिया था, N1 इज मोर देन N2। इस बार मैं लेता हूँ N2 इज मोर देन N1। इसका मतलब क्या होगा, अगर N2 मोर देन N1 हुआ तो ये डेंसर हुआ, ठीक है। तो लाइट रे आई, लाइट रे को ऐसे ही ले लो पहले की तरह, लाइट रे आई, मैं इससे बनाता हूँ, इससे सीधा बन जाता है। लाइट रे आई, डेंसर मीडियम में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। तो इस केस में क्या होगा, एंगल I बड़ा होगा किससे, एंगल R से। एंगल I विल बी ग्रेटर देन एंगल R। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन की पॉलिसी है जो मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो हम घर में देखते हैं अपने, जिसमें आप शीशा देखते हो, अपना फेस देखते हो, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लीजिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट, laterally inverted, equal in size,
दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यार सबके घर में ड्रेसिंग टेबल होती होगी जहाँ पर आप अपना फेस देखते हो, अपने बाल संवारते हो, और एक महिला के या किसी लड़की के जीवन में मिरर का क्या स्थान हो सकता है वो तो आप बता ही सकते हो। और आजकल तो लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, लड़के भी काफ़ी केयर करने लगे हैं अपनी। तो ये एक प्लेन मिरर दिखाया है हमने, ये देख लीजिए, ये प्लेन मिरर है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए, अगर ये ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट के जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगी उतनी दूर पर इसका इमेज बनेगा। और इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? वर्चुअल। मतलब जो प्लेन मिरर होते हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, यानी कि इनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। वर्चुअल इमेज का मतलब इनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। दूसरा, इरेक्ट, सीधी इमेज होती है, सीधी। इरेक्ट का मतलब सीधी, उल्टी इमेज नहीं बनती। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपको सीधा ही दिखता है, अपना जो बॉडी है सीधी दिखती है। दूसरी बात इनकी क्या है? इक्वल, मतलब साइज ऑफ इमेज विल बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I इज इक्वल टू O, ये लिख लीजिए, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चौथी बात क्या है कि अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं तो ये भी x होगी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये आप नोट करिए, ये 3-4 बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल करने में, 1 2 3 4। इसीलिए प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है घरों में फेस देखने के लिए। और आप ये भी समझ सकते हैं कि हम प्लेन मिरर ही यूज़ क्यों करते हैं। पहला, जितनी दूर खड़े होगे उतनी दूर इमेज बनेगी। दूसरा, अब सोचो आपकी जो बाइक होती है या गाड़ी होती है उसके जो मिरर लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर, उनमें क्या लिखा होता है कि जितनी दूर आपको ऑब्जेक्ट दिख रही है ना उससे ज़्यादा नज़दीक है वो, क्योंकि वो जो मिरर होता है उसमें चीज़ दूर दिखती है पर है नज़दीक। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखी है आपको वहीं दिखेगी, अलग अलग डिस्टेंस पर नहीं दिखेगी। दूसरी बात, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो रियल इमेज नहीं होती, वर्चुअल होती है, मतलब उस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो इमेज सीधी बनेगी, मतलब अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो आपका इमेज भी सीधा दिखेगा। सोचिए अगर आप मिरर के सामने बाल सेट करते होते ऐसे और आपका इमेज उल्टा होता, आप ऐसे देखते, भाई बाल कहाँ है मेरे, तो आपको अपने पैर दिखते और आपका सर नीचे दिखता। सोच के देखिए, इमेजिन करिए और कमेंट करके बताना कि अगर ऐसा होता कि जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं उनमें उल्टी इमेज बना करती, इन्वर्टेड, तो जब आप बाल सेट करते अपने ऐसे तो आपकी जो इमेज है वो नीचे बाल सेट कर रही होती और आपको अपने पैर, जूते ऊपर दिखते तो कैसा फील होता? कमेंट करके बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर आप खड़े होंगे जितनी दूर पर उतनी दूर पर आपको इमेज दिखेगा। अब शीशा तो बहुत पतला होता है, 5 mm का होगा, 10 mm का होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कि एक मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा है एक बंदा, बताओ उसका इमेज उससे कितनी दूर बनेगा। तो इसमें मैं क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ। क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग, ये पर्सन है यहाँ पर, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। और मिरर में इस तरह बनाना पड़ता है हमें, ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह। इसका मतलब क्या है? पॉलिश, ये पॉलिश वाला पे वो है, और उधर क्या है? रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिव सरफेस। आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में कौन से कलर की सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी रहती है, ठीक है? नहीं तो मैं फिर उसी कलर को यूज़ करूँगा। और इसको यहाँ पर हम ऐसे बॉक्स कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, वो टॉपिक है, तो उससे पूछा है कि एक मिरर से 10 मीटर दूर या 10 सेंटीमीटर दूर, मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर, तो आपको बताना है इमेज कितनी दूर बनेगी। तो ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दूर बनेगी आदमी से, ये पूछा है। सी 30 सेंटीमीटर, डी कांट आंसर, डेटा इनसफिशिएंट, कांट आंसर, मतलब आंसर नहीं दिया जा सकता क्योंकि डेटा कम है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्या डेटा अनसफिशिएंट है? क्या डेटा अनसफिशिएंट, आपको बताना है क्या डेटा अनसफिशिएंट है। तो ठीक है, आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर दूंगा कमेंट के अंदर ही कि क्या बात सही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। डेविएशन, लाइट का डेविएशन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जब लाइट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर एंड बाय 2 आइडेंटिकल प्लेन मिरर्स। इस केस में हमने केवल एक प्लेन मिरर लिया है, पहले केस में दिस इज ओनली 1 प्लेन मिरर, और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिखा देता हूं मैं।
तो इसमें आपको बताना है, मतलब दिखाना है मुझे। तो अगर किसी एक प्लेन मिरर में, केस फर्स्ट लेते हैं, ओनली वन प्लेन मिरर, केवल एक प्लेन मिरर ले रहे हैं अभी। अगर एक प्लेन मिरर पर इफ लाइट, नोट कर लीजिए ध्यान से, इफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, देन डेविएशन, ज्यादातर तो लोगों को लगता है, इवन टीचर्स को भी, कि केवल प्रिज्म डेविएट कर सकता है, ग्लास स्लैब डेविएट कर सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिरर भी डेविएट कर सकते हैं। देन डेविएशन जो होगा उसको हम डेल से डिनोट करते हैं, डेल, इसको बोलते हैं डेल, ये डेल्टा से निकला है डेल। तो डेल जो होगा वो होगा 180 माइनस 2i, वेयर i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये थीटा जो है i इज इक्वल टू थीटा है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल कितनी बार आ चुके हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, और बच्चों से नहीं होते। बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ पेपर आया, कोई टफ पेपर नहीं आता। असल में बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता होते कि किस टाइम पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चे उल जलूल कुछ भी करके आ जाते हैं। और भाई देखो, जो कंपटीशन होती है, चाहे वो आप IIT ले लो, नीट ले लो, उनमें तो बहुत थोड़ा टाइम होता है। वही पेपर जो आप वहाँ नहीं कर पाते, घर पे आके कर लेते हो। तो हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अप डाउन चलते रहते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप सोचिए आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि नीट जैसे एग्जाम में, जहाँ पर कई लाख बच्चे बैठते हैं, कुछ हज़ार सीटों के लिए आप मेहनत कर पाओगे। स्टेट वाइज कोटा होता है, कुछ स्टेट में बच्चे कम हैं, सीट ज़्यादा हैं। कुछ स्टेट जैसे यूपी है, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बिहार है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सीट कम है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है, वो कह रहे हैं हम तो नीट को लेना ही नहीं चाहते, नीट को स्क्रैप करो, ख़त्म करो, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। और कुछ स्टेट ऐसे भी, कर्नाटक जैसे, वो कह रहे हैं 10% कोटा दो सरकारी स्कूल के बच्चों को, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते। तो ये तो कहीं सही है, देखो हम भी कोचिंग इंडस्ट्री से हैं, लेकिन अंदर खाने की बात सच ये है कि कोचिंग कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हो, कर भी रहे हैं। सिलेक्शन खरीदे जा रहे हैं, सिलेक्शन इलीगल तरीके से करवाए जा रहे हैं। एक बड़ा माफिया है और इसकी सरकार के हाथ में होता है इसको जाँच करना, पकड़ना। मैं तो बोल सकता हूँ, हो सकता है मेरे इस बोलने से ही मुझे खतरा पैदा हो जाए, पर भाई अनुराग किसी से डरता नहीं है, डरना सिखाई नहीं। दो लोगों से डरता हूँ, पेरेंट्स से अपने और भगवान से। बस बात सच जो है सच है। तो ये केस फर्स्ट हुआ हमारा, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं। ये देखिए, दो प्लेन मिरर हैं और ये दोनों प्लेन मिरर, एक ये है और एक ये है, इसको आप समझिए। और ये प्लेन मिरर किस तरह से हैं कि ये जो है इंक्लाइन हो रखे हैं थीटा एंगल पर। दीज आर टू प्लेन मिरर्स एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। अब क्या हो रहा है कि अगर इनके ऊपर लाइट आती है, थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है, ये दोनों मिरर जो है, प्लेन मिरर जो है, थीटा एंगल पर आपस में क्या है, इंक्लाइंड। उस केस में डेविएशन बाय टू प्लेन मिरर्स। तो अगर मैं, मेरे पास नेक्स्ट पेज खाली है क्या? हाँ, यहाँ बता सकता हूँ। चलो ये बता देता हूँ क्योंकि डायग्राम तो यही है। डेविएशन बाय, ब्लैक कलर से लिखता हूँ, डेविएशन बाय टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर मिलकर कितना डेविएशन कर सकते हैं लाइट का, जो कि थीटा एंगल पर है। तो वो डेविएशन का फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू 360, याद रखना, -2 थीटा। 360 -2 थीटा मतलब अगर दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर आपस में जुड़े हों तो उनका जो डेविएशन होगा लाइट का, जो उन पर लाइट इंसिडेंट होगी, वो कितना डेविएट कर देंगे लाइट को, 360 डिग्री -2 थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस फॉर्मूले पर आप देखें, ये मैंने बताया था आपको, डेल इज इक्वल टू 180 -2 थीटा या आई, इसमें आई ले रखा है मैंने जानबूझकर। और इसमें अगर बात करें तो डेविएशन होता है ये डेल इज इक्वल टू 360 डिग्री -2 थीटा। तो बताओ यार इसमें क्या मुश्किल है, क्या वो है। लेकिन यही क्वेश्चन अभी जेईई में आया था 1 साल पहले और बच्चों से नहीं हुआ, बच्चे गलत करके आ गए। और क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो मिरर 40 डिग्री पर झुके हुए हैं, बताओ, या 35 डिग्री पर या 90 डिग्री पर, कुछ भी बोल देते हैं, बताओ कितने डिग्री का डेविएशन होगा लाइट में। तो अगर सोचिए आपको 45 डिग्री पर दो मिरर दे रखे हैं तो 45 इंटू 2 कितना होगा, 90। तो 360 - 90 आपका आंसर आ जाएगा 270। कितना आसान है, देखो, कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ? आसान है, आसान है, मजा आ रहा है पढ़ने में। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं इसको थोड़ा सा, ऑप्टिक्स मुझे बहुत पसंद है। मेरे दो फेवरेट टॉपिक हैं, ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स।
अब अगर कोई टीचर आपसे कहे कि मेरा फेवरेट है तो उसकी बात पे यकीन मत करना, जब वो पढ़ाएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे मेरे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगे कि हाँ मेरे हैं। तो कुछ टीचर कहते हैं, मैंने एक साइकोलॉजी देखी है टीचर्स की, कि जिस टीचर को जो चीज़ कम आती है वो बच्चों से कहता है मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है। वो असल में उनका डर खत्म करना चाहता है, वो अपना डर खत्म करना चाहता है। उसको लगता है बच्चा मुझे कहीं पकड़ ना ले। पर आप ध्यान रखिएगा, आपके फ्यूचर का मामला है, मैं बार बार आपको, तो ये 2 मिरर हैं और ये दोनों मिरर आपस में 90 डिग्री पर हमने यहाँ रखे हैं। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो इसको आप इस तरह समझिए। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम लेता हूँ मोटा करके। ये देखो, ये 2 मिरर हैं। ये जो आप देख रहे हो मोटा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मिरर की पॉलिश हो रखी है इधर। ये मैंने इसे ले लिया, ठीक है। ये फ़ायदा है स्मार्ट बोर्ड में कि आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मज़ा उसमें ही आता है वाइट बोर्ड पढ़ाने में। जो नॉर्मल बोर्ड होता है ना उसी में मज़ा आता है। ये 2 प्लेन मिरर हैं और भाई इनके बीच में ये प्लेन मिरर है, इसलिए मैं ऐसे इन पर पॉलिश कर रहा हूँ। दिख रहा होगा आपको। तो अब थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को, थोड़ा क्या ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही मोटा हो गया। तो ये पॉलिश है और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब ये किस तरह लाइट को डेविएट करेंगे? मान लो बच्चों, प्यारो, नन्हे मुन्नो, ये लाइट रे आई, ठीक है। ये लाइट रे आई तो लाइट रे पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ टकराएगी, इस तरह मोड़ देगा, मतलब यहाँ से 90 डिग्री मोड़ेगा इस लाइट को। और फिर अगर ये मिरर इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये भी इसको 90 डिग्री पे मोड़ेगा। ये डायग्राम फिक्स याद कर लीजिए, हर बार ये 90 डिग्री पे इसको मोड़ता रहेगा। यानी कि जो लाइट इंसिडेंट थी, ये क्या थी? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्टेड रे के क्या है? एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? एंटी पैरेलल। द इंसिडेंट रे इज एंटी पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग। When 2 mirrors are kept at 90 degree and one light is incident at some angle, मान लो कुछ भी एंगल, थीटा मान लो इस एंगल को, तो अगर थीटा एंगल पर आती है तो ये दोनों मिरर इसको डेविएट करेंगे ताकि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है दैट शुड बी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, ऐसे इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल। सो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब 2 लाइट रे एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे हुए मिरर पे टकराती है कोई लाइट रे इस तरह, तो वो पहले यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ निकल जाएगी। काश कोई ऐसा अपरेटस होता कि मैं आपको दिखा पाता इन चीज़ें। और जो एनिमेशन वगैरह वाली वीडियो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि फिजिक्स को आप एनिमेशन वगैरह से उस टाइम आपको अच्छा लगेगा, बट न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे आपसे। न्यूमेरिकल तभी सोल्व होंगे जब टीचर आपको अपने हाथ से डायग्राम बनाकर समझाएगा, तभी न्यूमेरिकल सोल्व हो पाएंगे आपसे। ये तो आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ लाइट। रोटेशन ऑफ लाइट क्या है? पहला अगर आप पॉइंट पढ़ेंगे, इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड, हाँ चलो ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं। अगर आप किसी मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करोगे, मिरर इज रोटेटेड, मिरर इज रोटेटेड, तो उसके अंदर जो इमेज बन रही थी या उससे जो लाइट डेविएट हो रही थी, लाइट विल बी डेविएटेड थ्रू, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, यही नोट्स आपको इसी लेक्चर के उसमें मिल जाएंगे, जिसके थ्रू 2 थीटा। अगर मतलब आप किसी मिरर पे लाइट पड़ रही है तो इंसिडेंट रे ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तो भाई देखो केस अलग हो गया, आई और चली गई। पर अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर लाइट थीटा एंगल पर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डबल एंगल पर, अगर इसको आप घुमाते हो, पहले मिरर यहाँ था अब मिरर यहाँ आ गया, अगर आप मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हो, मान लो ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर मान लीजिए आप, और ये मिरर घुमा थीटा एंगल, तो इस पर जो लाइट आ रही थी, मान लो ये मिरर रखा था और इस मिरर की पॉलिश है, समझ लो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर लाइट रे आई और इसने इसको डेविएट किया था, ऐसे मान लेते हैं ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा था। अब क्या हुआ कि एक बच्चे ने मिरर को ही घुमा दिया, ये मिरर यहाँ पर आ गया, न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर, और मिरर को कितने एंगल पर घुमा गया? थीटा पर, हाँ ठीक है। तो अब जो लाइट रे थी वो आएगी इस तरह और वो जाएगी इस तरह, मतलब थीटा पे आई थी तो 2 थीटा पे घूम जाएगी। यानी कि अगर आप किसी मिरर को थीटा पे घुमाते हो तो उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो 2 थीटा एंगल पर घूम जाती है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? अगर दोबारा समझ लो, अगर कोई मिरर है उस पर लाइट रे आकर डेविएट हो रही है, बट अगर आपने मिरर को घुमा दिया थीटा एंगल पर तो जो डेविएशन था लाइट का वो 2 थीटा ज़्यादा हो जाएगा पहले से। 2 थीटा, अगर मिरर में थीटा डेविएशन तो लाइट में, डेविएटेड लाइट में 2 थीटा डेविएशन होता है। सो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट,
अब स्फेरिकल मिरर्स पर हम आ जाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर। इनमें अभी मैंने बस सिंपल ये इमेज बनाकर रखी है, इनको मैं समझा देता हूँ आपको, एक एक करके समझते हैं। जैसे ये हम लेते हैं अभी, ये आप जो मिरर देख रहे हो ये कॉनकेव मिरर है, साफ दिख रहा है कॉनकेव मिरर, इसमें कोई समझाने की बात भी नहीं है। कैविटी, कॉनकेव, कॉनकेव, केव 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 केव। मुझसे एक बार पूछा गया था, मैं डीपीएस में गया था गुड़गांव, सुशांत लोक में एक डीपीएस है, तो कई साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की, जब मैं जॉब ढूंढता रहता था कि कहीं जॉब मिल जाए, तो मैं सुशांत लोक के डीपीएस में गया। वहाँ के प्रिंसिपल मैम थी, बहुत अच्छी थी वो, और एक सर भी थे, बहुत अच्छा स्कूल लगा, उन्होंने खाना भी ऑफ़र किया मुझे। उस टाइम मेरे लिए खाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, खाना कहीं से मिल जाए तो मैं जुगाड़ में रहता था, क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत थी। 20 रुपये का 10 रुपये के छोले कुलचे खा लिए, इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो कई बार भंडारे में खाता था, गुरुद्वारे में खा लेता था। तो स्कूल ने खाना ऑफर किया, कढ़ी चावल दिए थे, मेरे आज भी याद है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अनुराग ये बताओ, अगर किसी बच्चे को या किसी किसान को या किसी ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी को समझाना हो, ना कम पढ़े लिखे आदमी को, कि मिरर कैसे होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो आप कैसे बताओगे? तो मैंने उनको बताया सर कॉनकेव। अब देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ जबरदस्त। कौन तो छोड़ो, केव, केव किसे कहते हैं? केव कहते हैं हिंदी में गुफा, गुफा। तो सर ये गुफा, ये गुफा, जिस मिरर के अंदर गुफा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और दूसरी सरफेस पे आपने क्या कर रखा हो, पॉलिश कर रखी हो, उसी को हम बोलेंगे कॉनकेव। और उल्टा, अगर जिस मिरर में, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉलिश गलत कर रखी, यहाँ पर इस तरफ पॉलिश होगी और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये पॉलिश थोड़ी गलत होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर पॉलिश ये है, ये पॉलिश मत समझना आप, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया हमसे, वो जो हमारे टाइप करने वाले हैं मैम हैं, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। ये पॉलिश है। और अगर आपको मैं प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह के बारे में बताऊं तो आप भी क्या याद रखोगे, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और लाइट रे आती है, अगर लाइट रे इस पे से आएगी तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, और इस पर लाइट रे आएगी तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों में अलग अलग होती हैं। अब एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो आपको समझने चाहिए। फीव इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन है जो ऑप्टिक्स सीखने के लिए आपके लिए जरूरी है। किसका फोन आ रहा है? ये कुछ डेफिनेशन है जो आपके लिए ऑप्टिक्स सीखने के लिए क्या है, जरूरी है। वो सारी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। पोल क्या होता है? देखो, जितने भी स्फेरिकल सरफेस होती हैं ये किसी स्फेयर से काटी जाती हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ये सारी एक स्फेरिकल स्फेयर से काटी जाती है। गोला होता है कांच का, उसमें से काट कर बनाया जाता है इनको। तो मान लो मेरे पास एक गोला है, कांच का गोला, और इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। काटने के बाद ये इस तरह आएगा। तो अगर मैंने इधर पॉलिश कर दी, अंदर यहाँ पर पॉलिश कर दी मैंने, ये देखो, तो क्या बना ये बताना, ये बना कॉन्वेक्स मिरर। पर अगर मैंने इसको काटने के बाद, ये काट रखा था, ये वाला फेस बचा, ये वाला, और अगर मैंने पॉलिश कर दी इधर पॉलिश कर दी इस बार ऐसे, तो अब क्या बनाए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बना इसका, ये कौन सा मिरर बना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। जबकि ये कौन सा मिरर बना था, कॉन्वेक्स मिरर बना था। ठीक है। तो जितने भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, ये किसी गोले से काट के बनाए जाते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब ये डेफिनेशन बताना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आपको ये बात पता चल गई कि सारे मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स हों, कॉनकेव हों, दे आर कट फ्रॉम अ स्फेयर। अब आपसे कोई पूछे पोल क्या होता है, तो आप बता दोगे सर इस स्फेयर का ये जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम पोल कहते हैं। और पोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, जितने अर्थ के लिए पोल इंपॉर्टेंट है उतना ही किसी मिरर के लिए भी पोल इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो पोल की डेफिनेशन मैंने पॉइंट बता दिया, पी पॉइंट, पोल देख रहे हो आप यहाँ पर, इसको पी आप मार्क कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कमेंट में करके बताइए कि पोल की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद अगर हम पूछें आपसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस गोले का सेंटर है जहाँ से काटा गया। अगर ये गोला है जहाँ से काटा गया तो ये सेंटर जो आप देख रहे हो, दिस सेंटर जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इमेजिनरी पॉइंट होता है, रियल में होता नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, और उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस, ये डंडा जो खींचा मैंने यहाँ पर, ये पूरा डंडा, ये डंडा, ये डंडा,
ये सब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हैं, इमेजिनरी चीज़ें सारी। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हम लाइट को लाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मिरर के लिए। लीनियर अपर्चर, अगर आप देखो इस पूरे गोले में से ये मैंने काट रखा है इतना, तो अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ, ये देखो AB, तो ये जो AB आप देख रहे हो, इस AB डिस्टेंस को बोलते हैं लीनियर अपर्चर। ये सब डेफिनेशन मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, वैसे नोट्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये सारा समझा तो रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप सारी डेफिनेशन मुझे लिख के दिखाओ, ताकि मुझे पता लगेगा कि जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो आपके काम आ रही है और आप पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद एंगुलर अपर्चर की अगर बात करें, तो इस वाले गोले में अगर मैं ये AB लाइन जो लीनियर अपर्चर था इसको यहाँ मिलाता हूँ, तो जितना ये सॉलिड एंगल बनता है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं एंगुलर अपर्चर, या फिर सॉरी एंगुलर अपर्चर। और इसका नाम क्या बन जाता है, ACB एंगल जो बन रहा है, एंगल ACB, तो एंगुलर अपर्चर होता है एंगल ACB। तो ये कुछ डेफिनेशन है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो भाई अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, और ये अगर लाइट आती है इसके पास ऐसे, तो लाइट रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ तो पॉलिश है, तो लाइट रिफ्लेक्शन, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ मिलेगी, ये सारे लॉ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लाइट हमें इस तरह जाती हुई मिलेगी, पर पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के खास पॉइंट पर। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ होती है, और ध्यान रखिएगा F की जो वैल्यू होती है वो R/2 होती है। इस बात को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। इसके अलावा फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन का मतलब होता है जिस प्लेन में मिरर रखा हुआ है, जहाँ पर सारी ये कांड हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस प्लेन को ही, इमेजिनरी प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में रियल और वर्चुअल इमेज बताई गई है। तो रियल और वर्चुअल इमेज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज ही लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो आपको मैंने जो पढ़ाया पूरा, उसके अंदर कहीं कहीं मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आप कमेंट करके बताना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो कमेंट करके क्वेश्चन मुझे बताइएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल और वर्चुअल इमेज। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। रियल वर्चुअल इमेज पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। न्यू कार्टेशियन साइंस बताऊंगा क्या होते हैं। रूल्स ऑफ ड्राइंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये सारे अलग अलग मैं आपको ड्राइंग बताऊंगा कि कहाँ पर लाइट आएगी और कहाँ मुड़ेगी, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, अलग अलग केस लिए हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ये कहाँ रखी है, ये कहाँ रखी है, सारे केस एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। तो मुझे उम्मीद है ऑप्टिक्स आपको समझ में आ रही होगी। ऑप्टिक्स बाय ATS अनुराग त्यागी सर। मुझे लगता है आपको ऑप्टिक्स बिल्कुल समझ में आई होगी, और ऑप्टिक्स को हम थोड़ा सा ड्राइंग बनाएं अगर इसकी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए ऑप्टिक्स, और ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया था और इसको प्लेन बना सकते। तो ऑप्टिक्स बाय क्या, ऑप्टिक्स बाय अनुराग त्यागी सर। कंटिन्यूस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। हर डेली आपको एक लेक्चर, मतलब हर क्लास का 12th का एक लेक्चर पहली बुक से मिलेगा, एक सेकंड बुक से मिलेगा। सपोर्ट करिएगा। अगर कोई दिक्कत लगी हो लेक्चर में, कुछ प्रॉब्लम लगी हो, कुछ कमी लगी हो, तो कमेंट करिएगा, पढ़िएगा। मैंने आपसे पहले बताया बार बार कि चाहे मैं आपको नोट्स दूँ, कोई भी टीचर दे, कितने भी अच्छे नोट्स हों, आप खुद के नोट जरूर बनाइएगा। बाद में रिजल्ट आने पर मत कहिएगा भैया आपने बताया नहीं। तो आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करिए, टॉपर बनिए, अपने सपने पूरे करिए। बाय।